हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज का सफ़र करते हैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के साथ। रे ऑप्टिक्स में हमने सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। लास्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू दे दूं, बिकॉज इसका रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये चैप्टर आपको 100% समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट में बनाना चाहूँगा इसका एक ब्लूप्रिंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल जो ऑप्टिक्स पर बेस्ड है। अब तक आपने दोस्तों रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, TIR बहुत सारी फिनोमेना देखी, स्कैटरिंग छोटी छोटी फिनोमेना भी देखी, लेकिन बिल्कुल इसका दी एंड होने से पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक बार और देखते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैं आपको दो इंस्ट्रूमेंट करवा रहा हूँ, दैट इज़ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। पहले आइज़ भी, हमारी जो आई है ये भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, बट अब ये अधिकतर बोर्ड में कोर्स में नहीं है, तो मैं इसको नहीं बता रहा, सिर्फ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। तो अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो वो दो तरह का होगा, एक माइक्रोस्कोप और दूसरा टेलीस्कोप। माइक्रो मैंने स्मॉल ऑब्जेक्ट को, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को स्कोप करना, बड़ा करके देखना, और टेली मीन्स होता है दूर दूर की चीज़ों को देखना। टेलीस्कोप, टेलीविज़न, टेलीफोन, दूर की पर्सन, दूर से बात करना, दूर के किसी व्यक्ति से बात करना, टेलीफोन करना, ठीक है। तो टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट को स्कोप करना, देखना। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑब्जेक्ट को, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को स्कोप करना। माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल टेलीस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस होगा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होंगे दो लेंस, तो ये थोड़ा सा बड़ा माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया। अब आते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हम लोग के कोर्स में है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बट अगर हम इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करें तो दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और एक रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्शन लेंसेज में होता है, तो ये टेलीस्कोप लेंसेज से मिलकर बने होते हैं, और रिफ्लेक्शन मिरर में होता है, तो ये वाले टेलीस्कोप मिरर और लेंस दोनों से मिलकर बने होते हैं। मेन काम इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव मिरर होता है। रीज़न ये है कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, ऑब्जेक्टिव लेंस जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उस पर लाइट फॉल होगी और इमेज उतनी ज़्यादा ब्रिलियंट होगी, उतनी फाइन होगी। लेकिन हम सबसे बड़ा लेंस हमारे दुनिया में 1 मीटर डायमीटर का है, जो जिनेवा में रखा हुआ है। इससे बड़ा हम कन्वेक्स लेंस नहीं बना पाते। रीज़न ये है, इससे बड़ा लेंस बनाने पर दो तरह की एरर्स जनरेट हो जाती है, एक स्फेरिकल एब्रिएशन एंड क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्रोम होता है कलर, ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट की इमेज भी कलर दिखती है, और ये कलर बहुत शार्प नहीं होते, फेंट होते हैं, ब्लर होते हैं, तो ये जो है इमेज नहीं देख पाएंगे प्रॉपरली।
तो हम चाह के भी लेंस को 1 मीटर डायमीटर से बड़ा नहीं बना सकते, लेकिन मिरर में इस टाइप की कोई एरर नहीं होती, तो हम मिरर को कितना भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। तो यही बेनिफिट हमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में मिल जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े 17 इंच 18 इंच इतने बड़े बड़े मिरर्स रहते हैं, ये ज़्यादा लाइट कलेक्ट कर पाते हैं और इससे इमेज की क्वालिटी फार बेटर होती है। ठीक है, तो इसका छोटा सा टॉपिक है बस, तो ये हार्डली 5 मिनट्स का है। लेकिन हम यहाँ आते हैं रिफ्रैक्टिव जो लेंस से मिलके बने होते हैं। रिफ्रैक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप है वो होगा 2 तरीके का है। एक है एस्ट्रोनॉमिकल, और दूसरे होते हैं टेरेस्ट्रियल। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखने का काम है, मून हो गया, कोई प्लैनेट हो गया एंड सो ऑन, हेवनली बॉडी जितनी भी हैं। टेरेस्ट्रियल टेरिटरी वर्ड आता है, अर्थ पे ही बहुत दूर की चीज़ें देखने के काम आता है। तो टेरेस्ट्रियल जैसे बाइनोकुलर, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी, लेकिन मोस्टली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट स्फेरिकल होती हैं। मून हो गया, प्लैनेट्स हो गए, स्टार, ये सब स्फेरिकल शेप की होते हैं। और स्फीयर का उल्टा भी स्फीयर होता है, जैसे क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल की उल्टी इमेज बनाओगे तो वो भी क्रिकेट की बॉल ही लगेगी, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमें जहाँ तक ये है एस्ट्रोनॉमिकल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज हेवनली बॉडी की इन्वर्टेड इमेज बन रही है, वो भी स्फेरिकल होगी। लेकिन यहाँ में प्रॉब्लम आएगी अगर हम अर्थ पे ही दूर के ऑब्जेक्ट को देखें तो वो उल्टे नजर आएंगे। इंसान को देख रहे हैं तो इंसान क्या है, पैर ऊपर और सर नीचे, तो यहाँ पे और फीलिंग आएगी। तो इसमें एक लेंस और लगाया जाता है, तो इसमें हो गए 3 लेंस। उस लेंस का काम होता है उल्टे को सीधा करना। और ये प्रॉपर्टी अगर एक लेंस के 2f पे कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है तो उसकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड अपोजिट साइड में, और मैग्नीफिकेशन 1 होता है, सेम साइज़ की बनती है, तो ये उल्टे से सीधा कर देगा और मैग्नीफिकेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये हम लोग नहीं करेंगे, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप करेंगे। एक बात और है कि हम जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट करेंगे ये 2-2 सेटिंग में करेंगे। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये है नियर पॉइंट सेटिंग, और दूसरी है नॉर्मल सेटिंग। नॉर्मल सेटिंग को नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। सिंपल यहाँ पे भी सेम है, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आएगा वो भी नियर पॉइंट को मैं शॉर्टकट में NP लिख देता हूँ, और नॉर्मल सेटिंग, इसको नॉर्मल सेटिंग। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी नियर पॉइंट सेटिंग और नॉर्मल सेटिंग। तो हर डिवाइस को 2-2 सेटिंग में देखेंगे, नियर पॉइंट सेटिंग, नॉर्मल सेटिंग एंड सो ऑन। इसको छोड़कर, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को छोड़कर, तो जितने भी लेंसेज के डिवाइसेस हैं 3 हो गए, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हम इन तीनों को 2-2 सेटिंग में देखेंगे। लेकिन ये सेटिंग है क्या और इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे मान लो आपके पास टेलीविज़न है, उस टेलीविज़न को आप सेट कर सकते हो आज तक पे भी, जी न्यूज़ तक पे भी, यानी कई तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा अगर माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑब्जेक्ट को स्कोप करना है, हम कर सकते हैं 2 तरीके से अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं, एक नियर पॉइंट सेटिंग में और नॉर्मल सेटिंग में। बाकी सब भी सेम है, बट नियर पॉइंट है क्या? नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर फॉर दी हेल्दी आई, यानी वो लीस्ट डिस्टेंस जिस पे हमें डिस्टिंक्ट विज़न दिखते हैं। मान लीजिए ये पेपर है,
मैं इसको आइज़ के कितने क्लोज रखूं कि क्लियरली पढ़ पाऊं, इसको रीड कर पाऊं, तो वो है 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर एक हेल्दी आई के लिए। तो जब फाइनल इमेज, हमारा डिसीजन फाइनल इमेज के बेसिस पे होता है। व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट 25 सेंटीमीटर देन इट इज़ कॉल्ड नियर पॉइंट सेटिंग। और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो उसको कहते हैं नॉर्मल सेटिंग। ठीक है, ये लिखते हैं नियर पॉइंट व्हेन फाइनल इमेज is formed at near point, that is 25 सेंटीमीटर। और ये है नॉर्मल सेटिंग है, फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बने तो वो नॉर्मल सेटिंग कहलाएगी, और अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है तो वो कहलाएगी नियर पॉइंट सेटिंग। ठीक है, अब फाइनल इमेज का मीनिंग क्या हुआ? अगर टू लेंसेज हैं तो फर्स्ट लेंस से जो इमेज होगी वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और सेकंड लेंस से जो इमेज बनेगी वो फाइनल इमेज होगी, बिकॉज थर्ड लेंस तो है नहीं। तो अगर टू लेंस है, सेकंड लेंस से बन रही है वो है फाइनल इमेज। अगर एक ही लेंस है तो उससे जो इमेज बन रही है वही फाइनल इमेज है। थ्री लेंस है तो थर्ड लेंस से जो इमेज बन रही है वो फाइनल इमेज है, एंड सो ऑन। आप समझ सकते हैं। तो अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रही है तो नॉर्मल सेटिंग, और फाइनल इमेज अगर 25 सेंटीमीटर बन रही है, नियर पॉइंट पे बन रही है, तो है वो नियर पॉइंट सेटिंग। ये तीनों डिवाइस दोनों सेटिंग में डिस्कस किए जाएंगे, इनके डेरिवेशन भी डिस्कस किए जाएंगे इन दो सेटिंग में। अब ये चार्ट आपने देख लिया, मैं इस तरह से मूव करूंगा आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझाने के लिए। ठीक है, तो एक तो परफॉर्मा आ गया आपके दिमाग में कि एक्चुअली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है क्या ओवरऑल। तो ये है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर। अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल सेटिंग में इन्फिनिटी पे इमेज कब बनेगी और नियर पॉइंट पे इमेज कब बनेगी। इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो फ़ायदेमंद होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, फिजिक्स का नाम ही है कंसेप्ट क्लियर करना। रटने से कोई फ़ायदा होना नहीं है आपका, बिकॉज कंपटीशन में रटने वाले स्टूडेंट कभी सक्सेसफुल नहीं होते। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल सेटिंग की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल सेटिंग when final image is formed at infinity। और ऐसा होता कब है? देखिए, अगर ये कन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, बिकॉज ये रेज पैरेलल है। ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, पैरेलल रेज फोकस से जाएगी, और एक ये आएगी, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और ये इन्फिनिटी से आती हुई अपीयर होंगी। तो हमेशा याद रखो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखी है तो नॉर्मल सेटिंग वाला केस हो जाएगा, बिकॉज इसकी इमेज को बनना ही इन्फिनिटी पे। और नॉर्मल सेटिंग, नियर पॉइंट सेटिंग क्या है देख लीजिए। नियर पॉइंट सेटिंग when final image is formed at near point, that is 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में 20 सेंटीमीटर भी दे देते हैं, तो आपको जो न्यूमेरिकल में वैल्यू दी है वो ही एडॉप्ट करनी है। ठीक है, अब ये क्या होगा नियर पॉइंट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कन्वेक्स लेंस, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी फोकस है।
अगर एक ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रखी है, ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये डिस्टेंस हो गई फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी इमेज हमेशा मैग्नीफाइड होगी, वर्चुअल होगी एंड नियर पॉइंट पे बनेगी। ये ध्यान रख लेना। ये पैरेलल रेज है, फोकस की तरफ गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, बट पीछे मिलाने पर ये यहाँ से आती हुई एपी हुई है, तो इसकी इमेज बनेगी और ये इमेज बनेगी हमेशा डी पे। मैं नियर पॉइंट दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, इसको मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूँगा। NCERT ने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है, मैं इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूँगा। तो अब आपको नियर पॉइंट का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। वेन एवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस विद इन फोकल लेंथ देन इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट। डी पे ही बनेगी। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रख दो, विद इन फोकल लेंथ, इमेज डी पे बनेगी। तो 2 पॉइंट हैं, ये आपको याद रखते हैं। मैं 2 पॉइंट आपको और बताऊंगा, तब एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मैं आपको कन्वेक्स लेंस की 3 स्टेट बताता हूँ और उसमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है ये भी बताऊँगा। मैग्नीफाइंग पावर, आपने अब तक पावर वर्ड सुना है और अब सुनना है मैग्नीफाइंग पावर। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। पावर होती है कन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर और कनकेव लेंस की डाइवर्जिंग पावर। जैसे ये सब मैं पावर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। ये कन्वेक्स लेंस है तो इसकी नेचर होती है जनरली कन्वर्जिंग, ये कन्वर्ज करता है रेस को। अगर इसकी पावर ज़्यादा है यानी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है तो ये जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी, रेस यही मिलेगी और फोकल लेंथ छोटी आएगी। और अगर कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस की जनरली नेचर होती है डाइवर्जिंग। अगर इसकी डाइवर्जिंग पावर ज़्यादा है यानी पावर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डाइवर्ज करेगा। तो ये अगर सिर्फ पावर वर्ड आ रहा है तो इसका मीनिंग आपको ये निकालना है। अब इस चैप्टर में मैं नाम लूँगा बार बार मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग बड़ा करने की पावर। तो लेंस कितना बड़ा कर पाता है, कितना मैग्नीफाइड कर पाता है, वो उस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर होगी। इसमें मैग्नीफाइंग पावर हमेशा 2 इंफॉर्मेशन देती है। मान लीजिए मैग्नीफाइंग पावर है -2.3 या +2.3, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। माइनस का मतलब है कि फाइनल इमेज बनेगी इन्वर्टेड एंड रियल और इसलिए माइनस साइन आ रहा है। प्लस का मतलब है वर्चुअल बनेगी और इरेक्टेड होगी यानी सीधी इमेज बनेगी। तो प्लस का मतलब सीधी इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी अगर माइनस साइन आ रहा है। 2.3 को देखिए, 2.3 इज़ मोर देन 1 तो इमेज बनेगी मैग्नीफाइड। और अगर ये होता 0.78 दिस इज़ लेस देन 1, इसमें माइनस जब 1 से कंपेयर करते हैं तो साइन को अलग हटा देना, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना है। तो अगर 1 से स्मॉल है वैल्यू तो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है और अगर 1 से बड़ी है तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। यानी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से ज़्यादा लंबी या ऑब्जेक्ट से छोटी। छोटी यानी डिमिनिश्ड है अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, अगर 1 से ज़्यादा बड़ी है तो समझ जाना इमेज ऑब्जेक्ट से भी बड़ी बनेगी। तो 2 इन्फॉर्मेशन हो गई, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, या और दूसरी इन्फॉर्मेशन रियल होगी या वर्चुअल होगी। रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल हमेशा इरेक्टेड होगी। इसमें मैं आपको कन्वेक्स लेंस की 3 पोजीशन बताता हूँ। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर बीच में, ये फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर है, फोकस पर है, फोकस के बियॉन्ड है। 3 केस ले लिए मैंने। अगर फोकल लेंथ के अंदर है तो मैंने अभी किया ही था आपके साथ कि इमेज जो बनेगी वो क्या होगी, वो होगी वर्चुअल
और डी पे बनेगी। इसमें मैग्नीफाइंग पावर को जो फॉर्मूला लेना है वो होना है 1 प्लस डी अपॉन एफ, डी वही नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखी है यानी नॉर्मल सेटिंग का केस है, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लेना है डी अपॉन एफ। और अगर बियॉन्ड फोकस है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यूज़ करोगे वी अपॉन यू। सिंपल। तो मैंने आपको 3 केस और 3 फॉर्मूले दिए हैं मैग्नीफाइंग पावर के, ये आप ध्यान रखना। अब एक लास्ट बात और बताऊंगा, उसके बाद वो चैप्टर स्टार्ट हो पाएगा। ये दोस्तों ये सारी बातें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले समझनी और जाननी बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आप इस चैप्टर में अधिकतर हिस्सा सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे होंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं है। आप देखेंगे कि जब भी आप मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन करेंगे इस चैप्टर में, तो मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन हर केस में तब भी की गई है जब ऑब्जेक्ट को पहले फाइनल इमेज के पॉइंट्स पर रखा हुआ इमेजिन किया है। मतलब इमेजिनेशन में लाएं कि वो मान लो वहाँ रखी होती तो क्या होता, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जहाँ है वहीं रखी होगी, इमेज जहाँ बन रही है सब कुछ वैसा ही होगा। बट मैग्नीफाइंग पावर की कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे फाइनल इमेज वाले पॉइंट पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक सिंपल सा लॉजिक है, आपसे इमेज या ऑब्जेक्ट जितनी दूर होंगे वो उतने छोटे होते चलेंगे। जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन ऊपर 2 या 3 किलोमीटर दूर होता है आपसे और इतना सा लगता है छोटा सा, ऐसा लगता है आप उसको उठा के अपने पॉकेट में रख लो। बट एरोप्लेन के पॉकेट में तो हम जैसे 150-200 लोग बैठे हुए होते हैं, तो जितनी ऑब्जेक्ट दूर होगी उतनी ही छोटी लगेगी। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट आपके पास में, इमेज दूर है, तो हो सकता है इमेज थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है बट दूर होने की वजह से आपको छोटी दिख रही है, तो आपका आंसर और कैलकुलेशन होंगे बायस्ड हो जाएंगे। तो हम हमेशा मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए दोनों को एक ही पॉइंट पे रख देंगे, तो आपसे दोनों सेम डिस्टेंस में, तो जो बड़ी है वो बड़ी दिखेगी, जो छोटी है वो आपको छोटी दिखेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना। अब मैं सिंपल माइक्रोस्कोप और उसका डेरिवेशन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिंपल माइक्रोस्कोप ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? देखिए इसकी सबसे पहले वर्किंग, ये कन्वेक्स लेंस, ये इसका फोकस, इधर भी सेम डिस्टेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर भी फोकस, इसमें विद इन फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट है, और ऑप्टिकल सेंटर, ये पीछे मिलाने पर यहाँ से आती अपीयर होती हैं, ये है डी। ठीक है, तो अब आप कहोगे ये आप इमेज देखो जरा, इसकी इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटी है, माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? छोटे को बड़ा करना, तो इसने कर दिया, छोटे को बड़ा कर दिया, यही माइक्रोस्कोप है। आपको वैसे तो बड़ा सिंपल सा माइक्रोस्कोप है, एक ही लेंस का माइक्रोस्कोप है। यस, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसका नाम ही सिंपल माइक्रोस्कोप है। जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी देखा होगा, एस्ट्रोलॉजी का एक मैग्नीफाइंग ग्लास से आपके पाम की लकीरों को पढ़ते हैं, या आपने वॉच रिपेयर वालों को देखा होगा, आईज़ में छोटा सा लेंस लगाकर, आई पीस लगा के रिपेयर करते हैं वॉच, उनको सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता है। या ज्वेलरी शोरूम में हमने देखा होगा, जो ज्वेलरी रिपेयर वाले हैं वो आई पीस लगा के रिपेयर करते हैं। तो ये सब मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं। या आपने सन की रेज में पेपर्स बहुत जलाए होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये वर्क कैसे करता है?
आप साथ में देख रहे हैं, ये तभी वर्क करेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ। आपने कभी वॉश रिपेयर या जेली शो में देखा होगा कि ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आइस के पास लाके ठीक करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर है, तो ये मैग्नीफाइड तभी करेगा जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रखी हो। तो इसलिए हमें पास लाके फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं, तब हमें बड़ा दिखता है और इरेक्टेड दिखता है, सीधा सीधे दिखेगा, इसमें उल्टा नहीं दिखेगा। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, तभी वर्क करेगा जब ऑब्जेक्ट विद इन फोकल लेंथ है। इसमें जितने भी मैं डिवाइस डिस्कस करूँगा, इसकी क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक रे डायग्राम, तो ये रे डायग्राम हो गया, ठीक है, दिस इज रे डायग्राम। दूसरा वर्किंग, वर्किंग में जो भी हो रहा है वो लिखना है आपको। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट ए बी is placed within the focal length of the convex lens, through which an erected magnified image is formed on the same side। ठीक है, ये वर्किंग हो गई। और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो यहाँ से रेज ले लो कि वन रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes after refraction divert over the focus, and second rays which is passing through the optical center goes undeviated way, or both the rays appears coming from the point B dash, so A dash B dash is image। तो जो इमेज बन रही है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसको याद बिल्कुल नहीं करना। अब इन सब में मैग्नीफाइंग पावर जो निकालेंगे वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो हमारी आइज़ पर कितना एंगल बनेगा? ये एंगल। अगर ऑब्जेक्ट बड़ी है तो एंगल भी बड़ा होगा, और बड़ी है और बड़ा एंगल होगा। तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फार्मूला क्या होता है? आई अपॉन ओ, यानी इमेज कितनी लंबी है, ऑब्जेक्ट कितनी लंबी है। इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। इमेज जो एंगल बनाएगी आइज पर वो होगा बीटा, और ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वो होगा एल्फा। तो बीटा अपॉन एल्फा एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। हम लोग हर डेरिवेशन की स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। तो ये मैंने नियर पॉइंट सेटिंग, नियर पॉइंट सेटिंग मैंने डिस्कस किया आपसे। तो यहाँ पर इस नियर पॉइंट सेटिंग में मैग्नीफिकेशन का डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ। देखिए ये इमेज, ये जो रेज है ये आ रही है, ये है बीटा। तो एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज, तो इसमें एक ही लेंस से जो इमेज बनेगी वही फाइनल इमेज है। इसने कितना एंगल बनाया? बीटा। हमारी जो आई है वो ऑप्टिकल सेंटर पे इमेज नहीं करेंगे, हमारी यहाँ पर, बिकॉज हम ऐसे देखते हैं ना, लेंस को ऐसे लगा के देखते हैं, तो हमारी आई बिल्कुल सेंटर पर है, इसके ऑप्टिकल सेंटर पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब एल्फा, एल्फा के लिए मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, जहाँ इमेज बननी। तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा शिफ्ट करो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। मान लो ये ए डैल बी डबल डैश। अब ये ऑब्जेक्ट है और ये जो एंगल बना रही है, दिस इज एल्फा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। और बीटा और एल्फा वेरी स्मॉल होते हैं, बीटा एंड एल्फा आर स्मॉल, इसलिए इनको लिख सकते हैं आप tan बीटा अपॉन tan एल्फा, tan बीटा। अब इसमें देखिए दो ट्रायंगल बनना है बीटा से, एक ओ ए बी और एक ओ ए डैश बी डैश। याद ऐसे करना कि सिंपल माइक्रोस्कोप छोटा वाला माइक्रोस्कोप है और इसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो उसे कहूँगा मैं बड़ा वाला माइक्रोस्कोप। तो छोटे वाले माइक्रोस्कोप में छोटा वाला ट्रायंगल लेना है, बड़े वाले माइक्रोस्कोप में बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। ये याद करने का तरीका है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो इसमें छोटा वाला ट्रायंगल क्या है? ओ ए बी। तो tan बीटा लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन ओ ए, इनटू नीचे है tan अल्फा। tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी के इक्वल है, तो मैं इसे ए बी लिखूँगा। मैंने नीचे लिखा है बिकॉज ये नीचे है, और बेस है ओ ए डैश।
ए बी और ए बी कैंसिल हो गए, ओ ए डैश क्या होगा माइनस बी, और ओ ए क्या होगा माइनस यू, तो v अपॉन यू आया। तो मैग्नीफाइंग पावर आई v अपॉन यू। अभी हमने पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं किया, अब मुझे v अपॉन यू की वैल्यू और निकालनी है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। इसमें f क्या है, f है एफ ई प्लस ई, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस होती है। v क्या है इसमें माइनस डी, और u तो मुझे निकालना ही है, ठीक है। तो u है वैसे यहाँ पे u है माइनस यू, वैल्यू पुट कर दो सारी। यहाँ पे सिंपल e छोड़ दिए बिकॉज एक ही लेंस है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस 1 अपॉन यू की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट। 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ, और 1 अपॉन वी क्या है, 1 अपॉन वी हो गया 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन एफ, माइनस 1 अपॉन एफ कॉमन ले लो, तो ये आएगा 1 प्लस एफ अपॉन डी। तो ये हो गया हमारा v अपॉन यू, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गई, मैग्नीफाइंग पावर में 1 अपॉन यू, और यू क्या था हमारा, u था माइनस यू, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो u की जगह आपको क्या लिखना है, हम u को इधर ले आए थे और f को इधर ले गए थे, u को इधर ले आया, u हो गया प्लस, और f आ गया हमारा इधर 1 अपॉन वी, और v हमारा हो गया था माइनस डी, माइनस डी पे इमेज बन रही है, राइट। तो इसमें यहाँ पर आपका मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गई, ये 1 प्लस एफ अपॉन डी ये आएगी। अब इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इसका आप एक काम करो, इसको और सिंपलीफाई बताता हूँ, सिंपलीफाई करके एक और तरीका है, उसमें आपको कुछ सोचना ही है, डायरेक्ट बता दूँगा। लेंस फार्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। आप अल्टरनेटिवली ऐसे कर सकते हो, मुझे v अपॉन यू निकालना है, तो v अपॉन यू यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बट v से मल्टीप्लाई कर दो, v अपॉन यू आ जाएगा, v से मल्टीप्लाई कर दो, तो v अपॉन एफ, v अपॉन वी 1 माइनस v अपॉन यू। तो v अपॉन यू यहाँ से निकाल लो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो v अपॉन यू इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन एफ, और v की वैल्यू क्या है माइनस डी, तो v की वैल्यू माइनस डी लिख दो, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस d अपॉन एफ, और v अपॉन यू क्या है m। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये ज़्यादा सिंपल है, आप इसी को कर लेना। तो सबसे पहले रेयर डायग्राम, इसकी वर्किंग और मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, और रेयर डायग्राम 3-4 चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, इसके न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप इन नियर पॉइंट सेटिंग हो गया। अब मैं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल सेटिंग और डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। नॉर्मल सेटिंग जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी, तो सबसे पहले रे डायग्राम और उसके बाद में डेरिवेशन। मान लीजिए ये फोकस है, फोकस पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, और ये इन्फिनिटी से आती है अपीयर होंगी, इमेज आ रही है इन्फिनिटी पे, तो इमेज बन गई इन्फिनिटी पे, तो ये नॉर्मल सेटिंग का केस हो गया। दिस इज नॉर्मल सेटिंग, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें वर्किंग आप ये लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, so one ray after refraction passes through focus and second ray passes through the optical center. After refraction both the rays become parallel, so they appear coming from infinity. So final image form at the infinity, ये working हो गई। और derivation,
m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। देखिए बीटा जो होगा इसमें ये रेस कहीं पे भी मिलेगी बट एंगल तो ये होगा बीटा। अल्फा के लिए बता दूं, इसको हम लेंस हटा के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखते हैं ऐसे। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ए बी लिख देते थे। ये हमारी आई है, आई से देख रहे हैं, कम से कम डी डिस्टेंस पे होगी तब इमेज दिखाई देगी। तो ऑब्जेक्ट को नियरेस्ट कितना रखें कि हमें क्लियर दिखाई दे, दैट इज नियर पॉइंट डी पे रखी हुई है और इसमें कोई लेंस नहीं है, हम ऑब्जेक्ट को बिना लेंस के देख रहे हैं। इसे कहते हैं वी आर सीइंग द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। तो डायरेक्टली मतलब लेंस हटाकर। तो यहाँ पे ये अल्फा है, तो अगेन बीटा एंड अल्फा आर स्मॉल, तो tan बीटा tan अल्फा, tan बीटा यहाँ से निकाल लिया। अब हमें ये नहीं पता रेस कहाँ मिल रही है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये यहाँ पे मीट कर रही है, ये है a डैश b डैश, मान लीजिए, है नहीं, ये तो इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है कहाँ पर है, थोड़ी देर के मान लीजिए। तो tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर a डैश b डैश और बेस है o a डैश अपॉन tan अल्फा ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी और बेस है हमारा डी। इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं आएगी बिकॉज लेंस नहीं तो साइन कन्वेंशन नहीं। अब इसमें ए डैश बी डैश की मुझे वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू मुझे कहाँ से लानी है, देखिए मैग्नीफाइंग पावर आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये जनरल फॉर्मूला है हर कन्वेक्स लेंस की मैग्नीफाइंग पावर का। आई यहाँ पे क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, नीचे ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है ए बी, इज इक्वल टू वी, इसमें क्या है ओ ए डैश माइनस का ओ ए डैश और यू क्या है ओ ए माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ए डैश बी डैश की वैल्यू आएगी, ए बी उधर ले जाओ, ए डैश बी डैश आएगा ए बी इंटू ओ ए अपॉन ओ ए डैश अपॉन ओ ए। यहाँ से ए डैश बी डैश की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पर, बिकॉज ए डैश बी डैश तो मैंने वर्चुअली ऐसे मान लिया था, मुझे नहीं पता था कहाँ बन रहा है, तो ए डैश बी डैश की वैल्यू मैं यहाँ से प्लेस करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ए बी इंटू ओ ए डैश अपॉन ओ ए। तो ये था ए डैश बी डैश की वैल्यू, नीचे है ओ ए डैश, उसके बाद डी अपॉन ए बी। तो देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सारी, ए बी से ए बी गया, ओ ए डैश से ओ डैश चला जाएगा, डी अपॉन ओ ए, और ओ ए कितना है माइनस यू, ए बी से ए बी गया, ओ ए डैश से ओ डैश गया, तो ये आ गया डी अपॉन माइनस यू, बिकॉज ओ ए इज माइनस यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को माइनस यू कहते हैं। अब यू की वैल्यू क्या है, यू का रखा है फोकस पे, तो यू की वैल्यू रख दो आप माइनस एफ, तो ये हो गया डी अपॉन माइनस माइनस एफ, दिस इज डी अपॉन एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी डी अपॉन एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर जब नॉर्मल सेटिंग है सिंपल माइक्रोस्कोप ये डी अपॉन एफ, और अगर नियर पॉइंट सेटिंग है तो 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये मैंने आपको दोनों केस बताए थे, याद होगा, तो मैंने उसके डेरिवेशन भी कर दिया है। दोस्तों ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप फिनिश होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ साथ हमने काफ़ी वर्चुअल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी सीखे इस पूरे चैप्टर के। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ, इसके बाद मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय।